नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान राही टीएफआई हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं एडवोकेट केसी कौशिक जी। आप दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप 4 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। आइए इनसे मिलते हैं। कौशिक साहब, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत हमारे टीएफआई हिंदी में। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपका जो ये स्टूडियो है, आप लोगों ने मेरे को इसलिए बुलाया है कि मैं अपने अपने जो विचार है वो शेयर कर चुकूँ। मेरा करीब 45 साल का अनुभव है और उस 45 साल में मैं सुप्रीम कोर्ट में 4 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और मैं एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया रह चुका हूँ। और मेरे को करीब 45 साल का कानून का अनुभव है और मैंने डिफरेंट तरह के मुकदमे किए हैं, जिसमें आपका कॉर्पोरेट लॉ भी किया है, जिसमें मैंने इनकम टैक्स भी किया है, मैंने एक्साइज लॉ भी किया है, मैंने इलेक्शन लॉ भी किया है। लोग तो ये मानते हैं कि साहब मेरे को करीब 30 साल का एक्सपीरियंस जो है ना इलेक्शन लॉ का है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो उनके इलेक्शन लॉ से जब भी कोई रिलेटेड होता है तो वो मेरे को मानते हैं, वो मेरे को बुलाते हैं। ऐसा मेरा है। तो मेरे को तो लाइफ का डिफरेंट टाइप का तजुर्बा है। और मेरा सर्वोच्च न्यायालय में मेरा अपना चैम्बर है। और जब मैंने एलएलएम मेरठ कॉलेज से पास किया था, तब कभी मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आके एक ऐसी शख्सियत बन जाऊंगा जो लोग मानेंगे। मैं अपने परिवार में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, जब मैं एलएलएम कर रहा था तो उस टाइम मेरे को लगता था कि मैं वकालत करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत के लिए मैं अपने को अनफिट समझता था। ईश्वर का शुक्र है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि मैं यहाँ पे एक सक्सेस लॉयर के रूप में आया हूँ। और मेरे को, चूँकि मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, मेरा बेटा इस प्रोफेशन में आया तो वो उसने आईएलएस पुणे से वो पास करके आया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी लाइफ टाइम में भी वो भी सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी बन चुका है। 3 बार वो जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका है। और वो के बहुत सारी क्या नाम है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका वो स्टैंडिंग काउंसिल रह चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो 6 साल जो है ना स्टैंडिंग काउंसिल रह गया। एक्साइज डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल रह चुका है। तो हमारी तो ये उद्देश्य रहता है कि हमारे पास गरीब से गरीब और रईस से रईस, हम हर एक के मुकदमे की उसी तरह से मेहनत करके कोर्ट को असिस्ट करते हैं जैसा हमको पैसे वाले मिलता। हम करीब 20 या 25% फ्री मुकदमे भी करते हैं। मैं आपके चैनल से भी जो है ना, जो लोग ऐसे हैं जो बेचारे या नाम है वकील की फ़ीस देने में असमर्थ हैं, तो उनकी हम जो है ना फ्री लीगल एड देंगे, फ्री मदद करेंगे। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। कहते हैं ना कि जो इंसाफ है वो अगर सही वक्त पर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। इंसाफ को जो देर कब लगती है, क्यों ऐसा होता है कि लाखों केस हमारे कोर्ट में ऐसे पेंडिंग पड़े हैं, उनका इंसाफ नहीं हो पाता, फैसला नहीं हो पाता? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। यदि आज आपकी एक ज़मीन है और उसका मुकदमा चल रहा है और मुकदमा, वो कहते हैं ना, दादा मुकदमा करता है और पोता उसका डिसाइड कराता है। ऐसा बहुत केसेस में होता है। ये बेसिक समस्या जो मैंने इसको एग्जामिन किया है। हमारी जो पुरानी सीपीसी थी, हमारी जो सीआरपीसी थी, हमारी जो एविडेंस एक्ट है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई हुई है। अब हमको करीब 70 साल से ज़्यादा हम लोग को आज़ाद हुए अभी उसी कन्वेंशन लॉ पे हम चले आ रहे हैं। अब जो प्रेजेंट सरकार है उसने ये तीनों अमेंडमेंट किए जो 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने अमेंडमेंट तो किया है, लेकिन अमेंडमेंट में कॉपी पेस्ट ज़्यादा है। इस कॉपी पेस्ट की वजह से जिस न्याय की आप बात कर रहे हैं उस न्याय मिल पाएगा नहीं मिला, ये अपने में एक सवाल है। देखिए, जितनी हमारे यहाँ अदालत होनी चाहिए, जितने हमारे जजेस होने चाहिए, जितना हमारे यहाँ पैराफिरलिया होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। सरकार यदि भारत सरकार जितना कोर्ट फी जमा होती है वही खाली कहना को सुप्रीम कोर्ट को आवंटित कर दें, हाई कोर्ट्स को आमंत्रित करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आमंत्रित कर दें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा। अभी भी आप इंटीरियर में जाएंगे तो जो जज साहब हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको एक पंखा नहीं है,
एक पंखा लगा हुआ है, उनको कूलर तक उपलब्ध नहीं है। जो हमारे वकील भाई हैं वो बेचारे अभी जो है ना स्टूल पर बैठ के काम करते हैं। तो जब तक आप पैराफेरले दे के उनको अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक जस्टिस डिलीवरी में सिस्टम में ये डिले होता रहेगा। सरकार को, मैं भारत सरकार को और सब स्टेट गवर्नमेंट को आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, भगवान के लिए कम से कम जितना कोर्ट फी पे से आप कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, उतना तो आपको आप इधर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यदि इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये जो भावना बन गई है जनमानस की कि साहब जस्टिस डिले हो रहा है, तो उसमें जस्टिस इम्प्रूवमेंट में जरूर सफलता मिलेगी। कौशिक साहब, इस मुद्दे पर बहुत सारी फिल्में आई हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आपने देखा होगा कि वकीलों पे, अदालत पर, इंसाफ पर, कानून पर बहुत सारी फिल्में आई हैं। और कई बार कहते हैं ना, साहित्य समाज का आईना होता है और फिल्में भी साहित्य का ही एक दूसरा रूप है। तो कई बार जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सच्चाई होती है देश की। देखिए, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो फिल्म की टीआरपी बढ़ने के लिए दिखाया जाता है। जो एक्चुअल कोर्ट में होता है वो नहीं दिखाया जाता। लेकिन जो जहाँ तक तारीख पे तारीख का सवाल है, वो एक परसेप्शन बन चुका है। आप ये देखिए, कोई भी एक मुकदमा जब तक 5 लोग नहीं चाहेंगे उस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता, वो मुकदमा की सुनवाई प्रॉपर नहीं हो सकती। एक तो मुद्दई होना चाहिए, एक रेस्पोनेंट होना चाहिए, मुद्दई का वकील, रेस्पोनेंट का और जज साहब। जब तक ये 5 लोग नहीं चाहेंगे तब तक मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाता है। उसमें कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम भी आती हैं कि हम वकील भाई भी एडजॉर्नमेंट सीख करते हैं। यदि क्या ना कोई फिल्मसी ग्राउंड पर एडजॉर्नमेंट सीख करते हैं तो जो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी क्या नाम है ऐसे मैटर में एडजॉर्नमेंट नहीं देना चाहिए। आजकल तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से हैं। अब जैसे आपका जो है ना, ये आपके जो मुकदमे हैं जो एमएलए एमपीज़ के लिए, उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। और ऐसे भी मुकदमे हैं जिनमें 20 दिन में फैसले आए हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सभी मुकदमों में डिले होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनी है उसका पर्पज़ ही ये है, जो हीनियस क्राइम हैं, जो आपके जैसे ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं जिसमें हिडन ट्राइब का जो मुकदमे आते हैं, उनको भी फास्ट ट्रैक पे लिया जा सकता है। तो आजकल तो एक बात और भी चल रही है, आपको ऑन एन एवरेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत करती है। लोक अदालत में बहुत मुकदमों के फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी अभी 28 जुलाई को हमारे यहाँ लोक अदालत हो रही है। और आपके जैसे चालान के केसेस हैं, जैसे आपके बैंक के लोन के केसेस हैं, व बाकी डिफरेंट तरह के जो पैटी क्राइम्स हैं, उनको लोक अदालत के थ्रू हम लोग डिसाइड कर। मध्यस्थता केंद्र जो बने हैं उसका भी कुछ लाभ मिला है। देखिए, जो मध्यस्थता केंद्र हैं उनका पर्पस क्या है, पहले जो है ना, अब जो है ना ये प्रोविज़न आ गया है कि मुकदमे के दौरान भी आप मीडिएशन के द्वारा करा सकते हैं। आप ये देखिए, जितने भी फैमिली कोर्ट्स के मुकदमे, फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय, वो सबसे पहले मीडिएशन में ही भेजती है। चूँकि जजेस भी ये मानते हैं कि एक तो कोर्ट पर लोड कम होगा, दूसरा जो परिवार की जो कलह है, मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो ये मानना है कि कहीं लड़के की कमी है, कहीं लड़की की कमी है, कहीं क्या है एक लिमिट से ज़्यादा पेरेंट्स का इंटरफेयर है। तो यदि मीडिएशन के थ्रू बहुत सारे मुकदमे ऐसे डिसाइड हो सकते हैं जिनमें वो परिवार यूनाइट हो सके। हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जो परिवार किसी भी कारण से एक दूसरे से हट रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों में जो झगड़े हो रहे हैं उनको ख़त्म करा के उनके निर्णय कराए। मैं आपको एग्जाम्पल, एक केस था कि जिसमें हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो गया था, डाइवोर्स की पिटीशन हो गई थी। उनका एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चे ने ये कहा कि क्या मेरे को अलग रहना पड़ेगा, मुझे माँ बाप दोनों ही नहीं मिलेंगे। तो वो इमोशन से जज साहब ने भी बच्चे की बात सुनी, माँ बाप ने भी सुनी, उसके बाद वो दोनों माँ बाप साथ रहने लगे और बच्चे को, और वो बच्चा आज का डेवलप हो गया है। ऐसे ही मुकदमे भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते खाली डिले ही होता है, अच्छे मुकदमे भी। वकील साहब, अगले सवाल पर मैं आऊँगा कि आपने देखा होगा कि कोई भी राजनेता या कोई भी लीडर अपनी रैलियों में, अपने बयानों में, जनसभा में कह देता है कि हम संविधान को बदल देंगे, हमारी सरकार आएगी तो संविधान को बदल देंगे। कितना आसान है संविधान को बदलना? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो आउटगोइंग सरकार थी
उनका ये परसेप्शन मार्केट में जा रहा था कि वो क्या नाम है, यदि वो 2/3 मेजॉरिटी पे आ जाते हैं तो वो संविधान को बदल देंगे, ऐसा परसेप्शन जी, बन गया बिल्कुल। था उनके सांसद ने भी एक निकाला। इलेक्शन के दौरान। जी। और ये इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा कि उनके किसी सांसद ने या कैंडिडेट ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। पहली बात तो ये कि संविधान की जो बदलने की प्रक्रिया है, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया है। पहले तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और वो राज्यसभा से ही पास होना, उसके बाद वो जो है ना स्टेट गवर्नमेंट से भी वो अप्रूव होना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए आपकी 2/3 मेजॉरिटी आ भी जाती। पहली बात तो ये है कि जो आज की जो अब जो नई सरकार अब जो नई सरकार है उनको उनकी तो जो मैजिक फिगर 272 वही नहीं आई है, वही नहीं आई है, तो संविधान बदलने की बात तो ख़त्म हो जाती है। और यदि आप ये कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट फिर आपकी आ भी जाती है, तो संविधान जो हमारे फोर फादर्स ने बनाया था वो इतना आसान नहीं आप उसको जो है ना ये कह दें कि आपने जो है ना अपनी रैली में कह दिया कि सड़क पे चल गए संविधान बदल देंगे। संविधान की एक पर्टिकुलर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आप संविधान नहीं बदल सकते। संविधान आप क्या मानते हैं, देश के निर्माण से लेके और देश को विकासशील देश बनाने तक आप संविधान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मैं संविधान को ये मानता हूँ कि संविधान, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमारा महाभारत है, हमारी रामायण है। हम क्रिश्चियंस को मानते हैं तो बाइबल है। हम यदि मोहम्मडन्स को मानते हैं तो वो आपका कुरान है। यदि हम क्या नाम है गुरुमुखी को मानते हैं तो जो हमारी गुरुमुखी की जो किताब है गुरु ग्रंथ साहिब है वो है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जैसे हमारी वही हैं, हम संविधान को उससे कम नहीं कह सकते, संविधान उससे ज़्यादा ही है। हम जितनी उसकी पूजा करते हैं उतनी हमको भारत के नागरिक होने के नाते हमको संविधान में विश्वास करना चाहिए, हमको सदैव वातावरण रखना चाहिए। और संविधान को यदि हम नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान में कत्लेआम शुरू हो जाएंगे। संविधान सुप्रीम है। मेरा मानना यह है कि हम किसी भी आइडियोलॉजी को माने, लेकिन हम भारतवर्ष के नागरिक हैं तो हमको संविधान में आस्था रखनी चाहिए और संविधान के हिसाब से हमको अपना कार्य करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी पुणे पोस्ट ये मामला हुआ और बहुत गंभीर मामला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पैसे वाले लोग हैं, अक्सर आप देखेंगे ये हेड एंड ट्राई के जो केसेस हैं उसमें 16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, नाबालिग बच्चे हैं और माँ बाप पैसे वाले हैं। कोई मर्सिडीज़ लेके चला है, कोई फॉर्च्यूनर लेके चला है, कोई इम्पोर्टेड गाड़ी लेके चल रहा है। और ऐसे भी केस सुनने में आए हैं वो दारू पी के चलाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो लॉ में अमेंडमेंट आया है उस लॉ में अमेंडमेंट का मेरा मानना है कि उस पर अंकुश लगेगा। पहली बात तो ये मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से मैं हर नागरिक को कहना चाहूँगा कि थोड़ा संयम बरतें। आपके पास पैसा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपका बच्चा यदि बालिग नहीं है, 18 साल का नहीं है, उसको आप गाड़ी की चाबी नहीं दें और जब तक उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाए तब तक आप उसको गाड़ी की चाबी किसी सूरत में नहीं दें। अदरवाइज़ कानून अब बदल गया है। जो माँ बाप हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी हो जाएगी जितनी उस बच्चे के पास के बच्चे की है। आईपीसी को चेंज किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को जो चेंज किया है भारत सरकार ने और जो अब 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगी, उसमें कट एंड पेस्ट ज़्यादा है। उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय है। इसका असली जो रूप पता लगेगा जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जब इसमें कठिनाई आएंगी तब हमको पता लगेगा। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिनको आपने कट पेस्ट किया है, उन्हीं को कर दिया है। 498 जैसे ले लीजिए आप, जैसे आपने ये जो बच्चे जो है ना गाड़ी चलाते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं वहीं आपने ऊपर नीचे सेक्शंस को कर दिया है, लेकिन कट एंड पेस्ट ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट काम उसमें बहुत कम हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया बात कही। ये भी क्या कम है, उसने सच कहा जो कुछ कहा, सारी बातें सच कहना आसान नहीं होता। ये थे हमारे साथ श्री केसी कौशिक जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। स्टूडियो अमरदर्श में, तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कानून की में हम आपसे फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।